हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम संपूर्ण किताब के 3 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बताइए फ्रेंड्स, आपकी कैसी चल रही है 3 मार्च की तैयारी, और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। तो आप इनको प्लीज़ अच्छे से देख कर जाइएगा जिससे आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा लैमार्कवाद को समझाइए। तो देखिए, लैमार्कवाद में 2 सिद्धांतों का समावेश किया गया है। पहला है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। तो देखिए, इसमें पहला है कि लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है, तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो देखिए, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है, यानी कि अधिक एनर्जी के साथ जिस अंग का उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है, तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वह धीरे धीरे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब देखिए, हमारा अगला है उपार्जित लक्षणों की वंशगति। देखिए, लैमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से, देखिए, उसके प्रभाव से लक्षण उपार्जित करता है। यही उपार्जित लक्षण उसके संतानों में पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। तो ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डार्विनवाद तथा प्राकृतिक वर्ण का विस्तार में वर्णन कीजिए। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्ण भी कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण बोल दीजिए, डार्विनवाद बोल दीजिए, दोनों एक ही हैं। तो देखिए, डार्विनवाद तथा प्राकृतिक वर्ण का विस्तार में हमें वर्णन करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की है। फिर से देख लीजिए, चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातीय की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसमें कि पहला है जीवों में संतान की उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। तो प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों की आबादी लगभग निश्चित तथा संतुलित रहती है। अब देखिए, अगला है हमारा जीवन संघर्ष। तो जीवन संघर्ष क्या है? सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारी में जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होता है। फिर से देखिए, जीवन संघर्ष, सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारी में जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होता है। अब देखिए, अगला है वातावरण में निरंतर परिवर्तन। तो देखिए, जीवधारी निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल रखता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है। जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं रख पाता वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये था हमारा डार्विनवाद का या प्राकृतिक वर्ण का नियम। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो देखिए, निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना होती है। फिर से देख लीजिए, सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है और इसमें कौन सा भाग, इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो देखिए, निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना होती है। अब देखिए, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अवशेषी अंग क्या है? मनुष्य के किन्हीं 2 अवशेषी अंग के नाम लिखिए। तो देखिए, जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए, वह भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। फिर से देख लीजिए, अवशेषी अंग क्या है?
जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी हो गए हो, वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। और देखिए लिखा था कि मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंग के नाम लिखिए। तो पहला है शरीर पर बाल, दूसरा है अक्कलदार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कई बार हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंग के नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए शरीर पर बाल और अक्कलदार। ये जितने भी क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं करा रही हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती हैं। तो मधुमक्खियों में कितने प्रकार की मधुमक्खी होती है? 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। पहली होती है रानी मधुमक्खी, दूसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी, तीसरी होती है नर या ड्रोन मधुमक्खी। अब देखिए, रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है, श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रानी मधुमक्खी का विकास किससे होता है? निषेचित अंडे से होता है। श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। और रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। तो देखिए हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे पायसन और संतरा आदि। फिर से देखिए बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। देखिए आपको 1 से 2 बार पढ़ने पर ही अच्छे से याद हो जाएगा। आपको क्या है, आपको बायोलॉजी को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि रटा हुआ तो हम एग्जाम में भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस बायोलॉजी को अच्छे से समझना है कि जैसे बहुभ्रूणता क्या है। तो जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे पाइनस, संतरा आदि। अब देखिए अगला क्या है, अगला है अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। फिर से देखिए, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। अगला देखिए, अगला इसके कार्य निम्न है। इसके द्वारा भ्रूण को पोषण व ऑक्सीजन प्राप्त होती है और इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं। अगला देखिए, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी पांव यानी कि फाइलेरिया रोग का कारक लिखिए, संक्रमण तथा लक्षण बताइए। तो इस रोग को हाथी पांव या फाइलेरियासिस भी कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए कि इस रोग को हाथी पांव या फाइलेरियासिस भी कहते हैं। कारक क्या था इसका, इस रोग का कारक व्यूचेरेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि है। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे MCQ 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाथी पांव यानी कि फाइलेरिया का कारक क्या है। तो इसका कारक है व्यूचेरेरिया ब्रैंकोफटाई नामक कृमि है। अगला संक्रमण, यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसमें पांव फूलकर हाथी के पांव के समान हो जाता है। और रोग के लक्षण क्या है, रोग के लक्षण है हाथ व पैरों का फूल जाना, शरीर के आकार में अनियंत्रित वृद्धि होना, बुखार होना, शरीर का जगह जगह फूल जाना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबिया पेचिश के कारक, लक्षण व बचाव के उपाय के बारे में लिखिए। तो कारक क्या था, यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इस रोग में आंत व पाचन तंत्र प्रभावित होता है। यह रोग घरेलू मक्खियों द्वारा संचारित होता है। तो अमीबिया पेचिश के कारक क्या थे कि यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और देखिए एक बात और, कई बार हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है किसी एक प्रोटोजोआ का नाम बताइए। तो देखिए आप यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, एक तो अमीबा पेचिश के कारक और दूसरा
यहाँ से प्रोटोजोआ का नाम भी, कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। तो देखिए कारक क्या था, यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इस रोग में आंत व पाचन तंत्र प्रभावित होता है। यह रोग घरेलू मधुमक्खियों द्वारा संचालित होता है। लक्षण क्या था इसका, लक्षण है पेट में दर्द होना, दस्त के साथ रक्त का आना, शरीर के भार में निरंतर कमी, मल के साथ श्लेष्म का आना। अब देखिए बचाव के उपाय क्या है, दूषित व जल व भोजन का सेवन न करें, जल को उबालकर व छानकर ही पीना चाहिए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और फल व सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा डेंगू बुखार, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोल देते हैं, का रोगजनक कारक, लक्षण व बचाव के उपाय लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेंगू बुखार फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। यह रोग मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जिसमें प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। लक्षण क्या थे, लक्षण है जोड़ों में तीव्र दर्द होना, सिर दर्द के साथ बुखार का होना, पेशियों में जकड़न होना, कमजोरी महसूस होना। अब देखिए उपचार क्या था, उपचार है अभी तक इसका कोई टीका नहीं बन पाया। आपको पता होना चाहिए डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार का अभी तक कोई टीका नहीं बन पाया। रोगी को दर्दनाशक औषधि दी जाती है, यानी कि रोगी को सिर्फ दवाई के द्वारा ही ठीक करा जाता है। अगला देखिए, अगला है बचाव के उपाय। तो बचाव के उपाय में गड्ढों में जल जमा नहीं होने देना चाहिए, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए और घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। ये है इसके बचाव के उपाय। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में बार बार पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और देखिए आपको क्या है, आपको क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपको याद क्या करना है, आपको याद करनी है मेन चीजें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि जैसे यह रोग मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि यह रोग मादा एडिस इजिप्टी मच्छर काटने से होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी आप अगर 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करना और एक कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।